नमस्कार मित्रों, महेश कुमार रिजल्ट सेतु में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं और उसी के एक क्रम में हम लोग चल रहे हैं, जिसमें से आज हम फिर 11 फरवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को सोल्व करेंगे। मैं चाहूँगा कि इन प्रश्नों को पहले आप ज़रूर वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ज़रूर सोल्व कीजिएगा। चलिए, हमारे पास एक पहला प्रश्न है जो देखते हैं वो क्या है। दिया हुआ है कि यदि x अनुपात y बराबर 6:5 है तथा z अनुपात y बराबर 9:25 है तो x अनुपात z का अनुपात क्या है। बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है x अनुपात y बराबर 6:5 और उसके बाद ध्यान दीजिएगा y पहले नहीं देखे बाद में दिया तो उसको हम पहले कर देंगे y अनुपात z। तो जब y को पहले लिखे तो y का मान जो 25 है ना उसको भी हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। 25 अनुपात कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम लोग मोटा कर दें। चलिए, अब ध्यान से देखिएगा, जब यहां y है दोनों में वैल्यू, तो यहां भी y का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम इसको 5 से गुना कर देंगे तो ये भी 25 बन जाएगा, यानी 6×5 कितना हो जाएगा, 30, और ये हो जाएगा हमारे पास 25। देखिए, दोनों में सेम वैल्यू कर गया 25। हमसे पूछा गया है z, तो क्या लिखेंगे, x अनुपात z। उसके बाद ध्यान दीजिएगा x का वैल्यू कितना आ गया, 30, तो यहां रख देंगे हम लोग 30, और z का वैल्यू कितना है, 9, तो रख दीजिए यहां पर 9। 3 से कट रहे तो ये बनेगा 10 और यहां बन जाएगा 3, अर्थात 10:3 जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये रेशियो का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 है, x का मान क्या होगा। देखिए, इसको बनाने के लिए दो तरीके हैं। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, औसत बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, 6 संख्या को जोड़ के 38 में आप क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देंगे। तो क्या करेंगे, 38 गुना 6 कर देंगे। उसके बाद इधर कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस 27 और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ठीक कर दे रहे हैं, हो जाएगा 38 और गुना कितना हो जाएगा, 6। अब समझिएगा जरा ध्यान से, इधर कितना लिखा हुआ है, 6 बार 38 लिखा हुआ है, अर्थात x अगर हम इधर रख लेते हैं तो इधर ये वाला वैल्यू जाके इधर घटेगा। तो 1:38 में से 35 घटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू इधर जब जाएगा तो माइनस में 1 आ रहा है, तो -1 हो गया। फिर 41 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस ही लिख के माइनस लगा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इस वैल्यू को फिर इधर जब हम भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और ये 6 और 2 8, माइनस में फिर 8 आ जाएगा। उसके बाद यहां ध्यान दीजिएगा, यहां कितना है, 27, तो 1 2 3 4 5, 27 इसमें जब हम लोग घटाएं, इधर लाके घटाइएगा तो इधर क्या बच रहा है, प्लस में 11। अब ध्यान दीजिएगा, 5 बार 38 घटा चुके तो एक बार और 38 क्या हो गया हमारे पास, बच गया। ये अभी एक तरीका है, आप नहीं तो इसको जोड़ लीजिए फिर इसको जोड़ के घटा लीजिए, तब भी आप सही रिजल्ट पे पहुंच जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, एक तो एक यहां पर कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस और 3 माइनस है। 8, ध्यान दीजिएगा 8
और एक यहाँ हो जाएगा 9, तो यहाँ 9 इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2, यानी x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर 38 और 2 40, यानी वो x जो है क्या है 40 है, और जिस ऑप्शन में 40 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। या आप क्या करिएगा, इसको भी गुना कर लीजिए और इस सबों को जोड़कर और एक ही राउंड में घटा दीजिएगा, तब भी रिजल्ट हम लोग वही आएगा हम लोगों का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। और भी तरीका है उस प्रश्न को सोल्व करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है तथा वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पीयूष को कितना समय लगेगा। समझिएगा जरा ध्यान से, वो मतलब यहां से जैसे ही कितना देगा, 3 किलोमीटर चल लिया तो 5 मिनट रुकेगा, फिर यहां से यहां गया 3 किलोमीटर चल लिया तो 5 मिनट रुकेगा। तो सबसे पहले ये हम लोग को जानना जरूरी है कि 56 किलोमीटर जब वो चलेगा तो प्रत्येक 3 किलोमीटर की दूरी पर जब वो रुकता है तो वो कितना बार रुकेगा। ध्यान दीजिएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, 56 में पहले 3 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 18 तिया 54, 18 तिया 54, 2.3। ध्यान से देखिएगा, 18वां बार में भी वो रुक रहा है। अगर ये पूरा कट जाता तो ये 17 बार ही रुकता, 18वां बार में फाइनल हो जाता, लेकिन अभी भी आगे डाटा बचा हुआ है, आगे वैल्यू बचा हुआ है, यानी ये 18 बार रुकता है। तो हर 3 किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट रुकता है, तो 18 बार ऐसा रुकता है, तो वो कितना देर रुकता है, तो 18 25 90 मिनट वो सिर्फ रुकता है। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी भाग चाल होता है। तो समय बराबर दूरी कितना दिया हुआ है, 56 किलोमीटर, किस चाल से चलता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कितना टाइम लग गया इसको, 7 घंटे का समय लग गया। तो अब ध्यान दीजिएगा, रुकने में कितना समय लग गया, 90 मिनट का समय लग गया, तो कुल समय कितना लग जाएगा, कुल समय टोटल टाइम लगेगा उसको 7 घंटा और 60 मिनट इसमें दे दीजिएगा तो कितना बन जाएगा, यानी 1.5 घंटा यहां हो रहा है, तो 7 घंटा और 1 घंटा कितना हो जाएगा, 8 घंटा, 8 घंटा 30 मिनट, 8 घंटा 30 मिनट उसको कुल समय लगेगा। तो जिस ऑप्शन में 8 घंटा 30 मिनट दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा क्या बोलता है। कह रहा है क्वेश्चन कि रवि, मनीष तथा नवीन अकेले एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन तथा 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य को छोड़ देता है तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है। नवीन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए देखते हैं। रवि, मनीष तथा नवीन अकेले एक कार्य को क्रमशः, तो रवि, उसके बाद में है मनीष, उसके बाद में है नवीन, ये 30 दिन, उसके बाद में है 15 दिन और उसके बाद में है 10 दिन। ये रहा हम लोग के पास टाइम और ये रहा हम लोग का इफिशियंसी। देखिए इफिशियंसी कितना हो जाएगा, वो यहां पर होगा 1, यहां होगा 2 और यहां होगा 3। देखिए आप एलसीएम लीजिएगा तब भी वहीं पे पहुंचिएगा। और ये भी हमारे पास एक टेक्निक है, बहुत ही जल्दी इसका एलसीएम प्राप्त हो जाता है। जो एलसीएम प्राप्त होगा ध्यान दीजिएगा, 30 यहां भी गुना कीजिए तो 30 और यहां भी गुना कीजिए तो हमको क्या मिल गया, 30। अब पढ़ते हैं आगे। वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु रवि
कार्य शुरू होने के 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। पहले 2 दिन तक 7 काम करते हैं, तो 2 3 और 2 5 और 1 6 क्षमता से 2 दिनों तक इन लोगों ने काम किया। उसके बाद में बोला है कि रवि कार्य छोड़ देता है तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है, प्लस 3 और 2 5 गुना कितना हो जाएगा, 3 दिन तक काम किया। उसके बाद कौन काम छोड़ दिया, मनीष भी काम छोड़ दिया, इसने भी काम छोड़ दिया है, इसने भी काम छोड़ दिया, तो बचा कौन, नवीन। क्या बोला है क्वेश्चन में, नवीन शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, पता नहीं यह कितना दिन समय लेगा, और टोटल काम हमारा कितना पूरा हो जाना चाहिए, 30 काम पूरा हो जाना चाहिए। टाइम और इफिशियंसी के गुणनफल को ही काम कहते हैं। टाइम और इफिशियंसी के गुणनफल को एक बार फिर से बोल देते हैं, काम कहते हैं। इनका जो ये गुणनफल जो आएगा हमारे पास, वही हमारा टोटल काम है। टोटल काम हमारे पास कितना है, 30 काम है। ध्यान दीजिएगा, तो ये बन रहा है हमारे पास 15 और ये बन गया 12, तो 15 12 कितना होता है, 27। 27 इधर लाके घटाइएगा तो बचेगा 3y बराबर 3, और ये 3 से 3 कट गया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। यानी शेष कार्य को नवीन 1 दिनों में पूरा करेगा, और जिस ऑप्शन में 1 दिन दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि यदि मनोज 486 रुपया में 324 टॉफियां खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपया में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, करायमूल मतलब 100%। ध्यान दीजिएगा, तो 486 रुपया में 324 टॉफियां खरीदा है, तो 50% लाभ कमाने का मतलब हुआ कि 150% का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, 150% बराबर व्हाट, तो क्या हो जाएगा, 486 भाग 324 गुना, अब देखिए ये पहले 1% में जाएगा, यानी ये आएगा भाग में, तो कितना हो जाएगा 100, आइए जाएगा इधर गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 150। यानी ये कटेगा 3 बार में 50 से, और ये कटेगा 2 बार में। इस वैल्यू को भी अगर हम काटते हैं तो हमारे पास बचेगा 2 4 3। अब एक चीज ध्यान देखिएगा, 4 3 7 और 2 9, यहां भी बन रहा है 9, यानी 9 से दोनों वैल्यू हमारा कट रहा है। तो 9 से काटिए पहले इसको, तो 9 से काटेंगे तो हो जाएगा 9 तिरका 27, 9 तिरका 27, तो बचा कितना यहां पर 5, और 9 छक 54, और यहां कितना बच रहा है 9 दूना 18 और 9 सत्ते 63, 6 अत्ते, हाँ ठीक है, 9 सत्ते 63। अब समझिएगा, ऊपर जो होता है हमेशा रुपया होता है, और नीचे जो होता है वस्तु होता है। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, 90 रुपया, ऊपर 90 बनाना है, फिर भी कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा। 9 से जब इसको अगर हम काटते हैं 9 से, तो ये बनेगा 9 तिरका 27, और फिर इसको जब हम काटते हैं तो बनेगा 9 चौका 36, यानी आ गया ऊपर 9 रुपया और 4 वस्तु। तो 90 रुपया बनाने के लिए ऊपर भी 10 से गुना कर दीजिए और नीचे भी 10 से गुना कर दीजिए, अर्थात 90 रुपया में कितना वस्तु उसको बेचना पड़ेगा, कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए, तो 90 रुपया में 40 टॉफियां बेचनी चाहिए, अर्थात जिस ऑप्शन में 40 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है यदि ए बी से 25% कम है, ए बी से 25% कम है, ध्यान दीजिएगा, ए जो है बी से कितना कम है, तो ये 100 है, तो ये 75 है, इसका मतलब ये 4:3 है, यानी कि 3:4 है, ऐसे करके। तो कह रहा है तो 2b माइनस ए बट्टा ए का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2b माइनस ए
अब बट्टा ए का मान क्या होगा, 2 गुना 4 माइनस 3 और भाग कितना 3, तो 8 में से 3 गया तो 5, 5 भाग 3 यानी 5/3 जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 cm स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से समझते हैं। कह रहा है कि एक वर्ग है हम लोग के पास और उसके बाद में एक वृत्त है, यानी ये रहा हमारा वृत्त और ये है हमारा वर्ग। क्या बोला है, जिसका परिमाप समान है, यानी कि ये वाला वैल्यू जो होता है इसका, ये परिधि है और ये क्या है, परिमाप है, एक ही बात है, जो कि क्या है, बोला है कि समान है, बराबर है। अब समझिएगा, तो कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल हमको दिया गया, तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 2 4 6 4, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7, 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 2 4 6 4। ध्यान से देखिएगा, 22 से ये कट रहा है क्या, देखते हैं, तो 22 से कम 22, एक तो हमको दिख रहा है, 22 से कम 22, तो बचा कितना 2 4 26, यानी फिर जाएगा 22 से कम 22 और उसके बाद में ये कट रहा है, ध्यान से देखिएगा, बच गया 4 और 2, यानी कि 2 बार में कट गया। इसका मतलब हमारे पास प्राप्त हो गया आर बराबर ये 7 से कट जाएगा, देखिए तो 7 से कम 7 और बच गया कितना यहाँ पर 4 7 6 42, 7 कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 7 6 42। अब ध्यान दीजिएगा, ये इधर भी आके गुना हो जाएगा और इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालना पड़ेगा हम लोगों को, तो आर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 7 गुना 4, यानी कि कितना आ गया 28 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका वो क्या बोला है कि परिमाप समान है, तो परिमाप समान है का मतलब ये हुआ, ये हो जाएगा 2 पाई आर बराबर 4 गुना भुजा हो जाएगा। तो इसके वैल्यू को इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, बाकी को इस वैल्यू को हम मिटा देते हैं। हाँ चलिए ये रहने देते हैं या इधर कहीं लिख देते हैं। आर हमको प्राप्त हो गया, आर बराबर हमारा कितना आ गया 28, इसको भी यहां से खत्म कर देते हैं 28। अब समझिएगा, अब हो जाएगा हम लोगों का 2 गुना 22/7 गुना 28 बराबर किसके बराबर है, 4 गुने भुजा, यानी कि ए के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, इससे ये कटेगा कितना बार में 4 बार में, और फिर इससे ये वैल्यू कट गया, तो ए का मान कितना आ गया हम लोग के पास 44 cm। अब हमसे पूछा गया है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि होता है भुजा स्क्वायर, यानी क्या करेंगे 44 का स्क्वायर कर देंगे। 44 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौका 16 का 6, 4 चौका 16, 16 दूना 32 और कितना हो जाएगा 33। उसके बाद में 4 चौका 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, 1936 cm स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में ये वैल्यू दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति क्या है। बहुत आसान प्रश्न है, ये कई बार प्रश्न आ चुके हैं। जब ये दूरी दोनों कंडीशन में समान होती है, एक गति से जाता है और सेम अलग गति से वापस आता है, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा 2xy और x प्लस वाई, और यहाँ xy जो है वो गति है, क्या है गति है। औसत चाल बराबर हो जाएगा ये फार्मूला,
लिख देते हैं औसत चाल, ये फार्मूला होता है। ऐसा कब होता है? जब दूरी समान होता है तब। अगर दूरी समान नहीं हो तो आपको ज्ञात करना होगा औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो क्या हो जाएगा? 2 गुना, चलिए 60 गुना कितना 90, और दोनों वैल्यू को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 150, क्योंकि यहाँ रख के वैल्यू जोड़ना है। देखिए एक जीरो से, या छोड़िए जीरो से नहीं काटिए, 30 से सीधा काटिए। 30 से काटेंगे तो 30 दूना में कटेगा, और 30 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। फिर इस 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 18 बार में कटेगा, और 2 दूना 4 और 18 चौका 72। इसका औसत चाल जो आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। और जिस ऑप्शन में 72 किलोमीटर प्रति घंटा, अब देखिए किसी में नहीं है 72 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, तो ये भी आंसर सही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे कैसे? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। कितना से? 5/18 से गुना करेंगे तो 5/18 हो जाएगा। तो ये कौन सी में बदल गया? मीटर प्रति सेकेंड में। 18 चौका 72, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए एक स्टेप और आगे बढ़ गया इसमें, कोई बात नहीं। हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 cm है। यदि इसके आधार पर व्यास 3.5 cm है तो बेलन का आयतन क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि बेलन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है। तो बेलन का आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होता है πr²h। रख दीजिए वैल्यू। पाई का मतलब 22/7 हो जाएगा गुना। अब ध्यान दीजिएगा आर, और दिया क्या है? व्यास। तो व्यास दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा? 3.5 भाग 2 गुना 3.5 भाग 2, और उसके बाद में ऊंचाई हमारा कितना है? 16। तो रख दीजिए, जो जिधर कटने वाला है काट दीजिए। ध्यान दीजिएगा, इससे ये कटेगा कितना बार में? 4 बार में। और 7×5 = 35, 0.5 आ जाएगा। जब हम इस दोनों को गुना कराएंगे 4×5 = 20, यानी कि इसका रिजल्ट आ गया हमारे पास 2। तो ध्यान दीजिएगा 35 दूना 70, यानी इसका वैल्यू आ गया 7, और 7 से इसमें गुना कर दी। 7 दूना 14 का 4, 14 कितना हो जाएगा? 15। 154 cm में है तो cm³ हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में 154 cm³ दिया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 10,640 रुपया की एक राशि 5% की साधारण ब्याज दर से 100 वर्षों में 3,724 रुपया ब्याज अर्जित करती है। एक्स का मान क्या है? बहुत आसान प्रश्न है। चाहे तो आप थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, नहीं तो इतना समझते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो वैल्यू रखिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो हम जानते हैं, लिख भी दे रहे हैं, एसआई बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा कितना होता है? 100। तो रख दीजिए वैल्यू यहां पर, कितना आ जाएगा? 10,640 गुना, हमसे एक्स ही पूछा जा रहा है, टी पूछा जा रहा है, और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5%। उसके बाद में बट्टा में कितना हो जाएगा? 100। अब बराबर कितना दिया हुआ है? 3,724 रुपया। अब देखिए कौन किससे कैंसिल होने वाला है। एक जीरो से तो एक जीरो यहीं पे कैंसिल हो गया, और ये 10 जो है हम लोगों का, ये 5 और इसमें के 2 से गायब हो जाएगा, यानी आ जाएगा 5। उसके बाद कितना हो जाएगा? 3, और ये हो जाएगा 2। उसके बाद अगर इसको ध्यान से देखें तो कितना बार में कट जाएगा? 5×7 = 35,
यानी कि 5, 7 दूना 14 करके देख लेते हैं कि क्या इसका ये 7 गुना है। तो देख लीजिए 35 और उसके बाद में यहाँ 7 तिरका कितना हो जाएगा 21 और 7 दूना 14। जी बिल्कुल है, यानी कि इससे ये वैल्यू हमारा जो है सीधा 7 बार में कट रहा है, यानी टी का वैल्यू कितना आ गया 7 वर्ष, 7 ईयर्स। और जिस ऑप्शन में देखिए कितना आसानी से बन गया हम लोग का क्वेश्चन, जिस ऑप्शन में 7 ईयर दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है ए अकेले एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है तथा बी अकेले उसी कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। यदि ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तथा ए पहले कार्य करता है तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएगी। बहुत ही अल्टरनेट क्वेश्चन ये है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं। पहले आप इसका एफिशिएंसी ज्ञात कीजिए। ये रहा ए और ये रहा हमारे पास बी। ये 40 दिनों में कर सकता है, ऊपर हमेशा हम टाइम लिखते हैं, नीचे एफिशिएंसी लिखते हैं। और ये रहा हमारे पास बी। अब ध्यान दीजिएगा दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में हमारे पास कॉमन है 8, तो 8 तिरका 24 और 8 पचे 40। देख लीजिए ध्यान से, हो गया हमारे पास इफिशिएंसी ज्ञात हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि ए तथा बी बारी बारी से काम करे और पहले दिन कौन काम कर रहा है, ए हमारे पास काम कर रहा है, यानी ए काम करेगा फिर बी काम करेगा फिर ए काम करेगा फिर बी काम करेगा और यही इसी तरह प्रक्रिया जारी रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा ए एक दिन अकेला काम करेगा तो ये इसकी क्षमता है 3 काम करने की, और बी का कितना है 5 है। एक दिन कंप्लीट हुआ एक दिन, यानी कि 2 दिनों में 5 या 3 कितना काम हो रहा है 8 काम हो रहा है, 8 काम हो रहा है। तो हमको काम कितना कराना है, हमारे पास काम कितना है, टाइम और इफिशियंसी के गुणनफल को हम बार बार बोलते हैं, टाइम और इफिशियंसी के गुणनफल को ही काम कहते हैं, वर्क कहते हैं। ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास काम कितना हो जाएगा 4 3 12 120 काम है। टोटल काम जो हमारे पास है, कुल काम कह सकते हैं, कुल काम जो है हमारे पास 120 है। तो ध्यान दीजिएगा हम इसमें कितना से गुना कर दें, कितना से गुना कर दें कि 120 हो जाए, तो कितना से गुना करना पड़ेगा हम लोग को, डायरेक्ट आ जाएगा 15, कितना से आ जाएगा 15 से, 15 × 120, तो इधर भी क्या करेंगे हम लोग 15 से गुना कर देंगे। तो हमारे पास 120 काम हमारा कंप्लीट हो गया, और दिन कितना लगेगा 15 दूना 30 दिन, और जिस ऑप्शन में 30 दिन दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी। ध्यान दीजिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 6 संख्याओं n1 n2 n3 n4 n5 तथा n6 का औसत a है। क्या है, a है। प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाता है, नया औसत क्या है। ध्यान दीजिएगा प्रोसेस से हम पिछले ये में भी बता चुके हैं, लेकिन यहां पर सीधा पूछा गया है नया औसत बराबर। तो ध्यान दीजिएगा नया औसत बराबर यहां पर यह वैल्यू होता है कि जो हमारे पास औसत है ना, जो प्रत्येक संख्या में जो क्रिया हो रही है उस सीधे औसत में डायरेक्ट या तो प्लस होने वाला होगा तो प्लस करेंगे, जोड़ने के लिए बोलेगा तो सीधे जोड़ देंगे, और घटाने के लिए बोलेगा तो सीधा हम क्या करेंगे उसको घटा देंगे। अर्थात देखिए पुराना औसत ए है, क्या बोला है प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाए तो नया औसत प्राप्त करने के लिए पुरानी औसत में से ही 5 घटा देंगे और नया औसत हमें प्राप्त हो गया। जो क्रिया प्रत्येक संख्या में होती है वो औसत में डायरेक्ट होती है, वही क्रिया हमने डायरेक्ट कर दिया, यानी नया औसत हमारे पास हो गया a-5, और जिस ऑप्शन में a-5 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है यदि
एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है, उसके विक्रय मूल्य से 30% कम है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यह भी क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल बेसिक है। एक वस्तु का सीपी उसके एसपी से 30% कम है, यानी अगर 100 रुपया में बिक रहा है, इसका मतलब ये 100 रुपया है तो ये कितना है 30% कम है, यानी कि 70 में है। तो पूछ रहा है लाभ कितना हुआ, तो कितना का लाभ हो रहा है 30 रुपया का। और लाभ हमेशा जब तक कहा ना जाए हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य और गुना कितना होता है 100%। तो इस जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ऊपर बच कितना रहा है 300 और भाग देंगे हम लोग 7 से, तो कितना आ जाएगा 7 चौका 28। किसी ऑप्शन में दूसरे में है ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। देखिए बहुत ही आसानी से, जिस ऑप्शन में 42.86% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो भी गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः 60 तथा 4 है। यदि उनका योग 32 है तो इन दो संख्याओं का अंतर क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए को प्राइम में जब हम HCF से गुना करते हैं, HCF हमको कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, HCF से गुना करते हैं तो हमें संख्या प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है संख्या, यानी 4x और 4y है। अब दो तरीका, या तो प्लस करके जाइए या गुना भी करके हम लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं कि ये हो गया पहली संख्या और ये हो गया हमारी दूसरी संख्या। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लस्सा गुने मस्सा, यानी कि LCM गुने HCF, तो 60 गुना 4 हो जाएगा। एक 4 से तो एक 4 कैंसिल हुआ और इस 4 से ये हमारा आ गया 15। जिस रूप में यहां है उसी रूप में इसको तोड़ेंगे, तोड़िए इसको। एक में हम 15 से गुना करेंगे तब भी 15 होगा, उसके बाद 3 से गुना करेंगे और 5 आएगा 15 होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं इसको हमारे पास गुना करके लाने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां के इसको अगर जोड़ रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा, जब हम HCF से जो को प्राइम में पास, यानी को प्राइम में ये भी पास है ये भी पास है, तो एक संख्या हमारा तैयार होगा जब इससे हम गुना करेंगे, क्योंकि यहां गुना किए हैं तो यहां कितना आ जाएगा, एक आएगा हमारे पास 4 और एक आएगा सीधा हमारे पास 60। तो देखिएगा, लेकिन वो हमको मतलब जोड़ा चाहिए जिसका योग कितना होना चाहिए 32 होना चाहिए, तो ये क्या हुआ फेल कर गया। यहां ध्यान दीजिएगा, हाँ ठीक है, यहां कितना आ रहा है 3 चौका 12 और उसके बाद में 4 पचे 20। इसको जोड़ के देखिए, जोड़ने पर कितना आ रहा है, जोड़ने पर आ रहा है 32, तो पास कर गया। अब पास कर गया तो ये पूछा कि इसका अंतर कितना का है, तो अंतर 8 का है, और जिस ऑप्शन में 8 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। हम चाहते तो इसको जोड़ से भी आते तब भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों रास्ते आपके लिए क्लियर हैं, आप कहीं से बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है यह सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है और इसको बहुत ही आसानी से सोल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही पहले हम लोग यहां पर भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये समाप्त हो जाएगा और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2। उसके बाद अगर 2 आ जाता है तो यहां हम पहले गुना करेंगे, जब गुना हम लोग करेंगे तो यहां हमें प्राप्त हो रहा है 1/8 हो रहा है। चलिए, तो यहां पर हो रहा है कितना हम लोगों के पास, दोनों को जोड़ने के बाद 4, तो हो जाएगा ऊपर वाला वैल्यू हमारे पास 4 माइनस 1/8, 1/8 और फिर हो जाएगा बट्टा। यहां देखते हैं क्या आता है हमारे पास। पहले भाग की क्रिया करेंगे तो ये पलट जाएगा और ये यानी कि उलट जाएगा, और उलटने के बाद हमें प्राप्त हो जाएगा यहां पर इसमें जाकर हो जाएगा ये गुना 4, तो 4 × 12। और देखिए ध्यान से देखिएगा, 8 × 6 = 14,
14 एक साथ हो जाएगा, 14 में से 12 घट जाएगा तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है 2। अब इसको ठीक कर लीजिए, आंसर हमारे सामने आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 8 चौका 32, 32 में से 1 गया तो कितना आ गया हमारे पास 31, और भाग कितना है 8, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1/2, यानी कि 31 भाग और 16 जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो होते हैं ये बहुत ही डिफिकल्ट नहीं होते हैं, थोड़ा सा अगर इसमें ध्यान दीजिएगा कि काको पहले काट दो तब करो भाग, धन को जोड़ दो तब करो घटाओ, और इसके अलावा फिर ब्रैकेट का भी अपना नियम है, ऑफ पहले है तो इसकी क्रिया आप पहले कर दीजिए। इन सभी चीज़ों पर मत, यानी कि बेसिक बातों पर अगर ध्यान रखिएगा तो प्रश्न बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। फिर से हमको मिल गया सिंप्लीफिकेशन ही, देखते हैं। देखिए अभी हमने बात की थी कि का, ऑफ माने क्या होता है का, यानी कि पहले इसकी क्रिया कीजिए, उसमें भी अगर पहले ब्रैकेट है तो पहले इसकी क्रिया हम लोग को करनी पड़ेगी। फिर से आ गया, ध्यान से देखिएगा, तो यहां हमारे पास क्या हो जाएगा 5 या 15, 15 में से 1 गया तो यहां आ गया 14, कितना आ गया हमारे पास 14/3 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, जब यहां पर का है तो पहले इसकी क्रिया जब हम करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो रहा है कितना बार में, 2 बार में, और इससे ये कैंसिल हो रहा है कितना बार में, 10 बार में, यानी यहां से यहां तक की पूरी क्रिया किए तो माइनस में 20 आ गया। क्या प्राप्त हो रहा है हमको गुना करने पर, माइनस में 20 हो रहा है, इसको रोक दीजिए। अब भाग की क्रिया जब यहां से आप कीजिएगा तो हमारे क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा, इससे कैंसिल होगा तो 2। अब ध्यान दीजिएगा 2 हो गया तो इसको दे दीजिए यहां पर, तो बन गया 6 व 2 8, बन गया 8 पूर्णांक 1/2, अब माइनस उधर का बचा हुआ है 20। अब इसको सोल्व करने के लिए भी कई तरीके हैं। देखिए 8 को यहां से हम समाप्त कराएंगे, जब 8 को समाप्त कीजिएगा यहां से, यानी कि ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में है, और 8 यहां से समाप्त होगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 12, 1/2, और माइनस में कितना आ गया 12, यानी ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 12 दूना 24, और 24 में से 1 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 23, -23, अब भाग कितना 2, और जिस ऑप्शन में -23/2 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी माफी चाहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धित किया गया है, कितने वर्षों में राशि 216 गुना हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा 4 वर्षों में 6 गुना हो जाता है, तो एक तो हमारे पास पहला तरीका है कि कोई धन जो है P है उसको P से 6P होने में 4 वर्ष का समय लग रहा है, तो फिर इसका 6 गुना कितना हो जाएगा 36P होने में, फिर इसको 4 वर्षों का समय लगेगा, और इसका 6 गुना होने में यानी 216P होने में फिर 4 वर्षों का समय लगेगा, और टोटल समय जोड़ देंगे तो 12 वर्ष हमारे पास आंसर आ गया। ये भी तरीका है। और दूसरा तरीका एक हमारे पास ये है, अगर ये फार्मूला के भांति ही होता है कि ध्यान दीजिएगा 6 गुना होने में 4n लग रहा है, यानी कि यहाँ के वैल्यू को n हम लिख सकते हैं 4 गुने n, तो यहाँ पर वैल्यू कितना है 6 गुना यानी 6 का पावर 1 है, तो 4 वर्ष लगा है, तो क्या बोला है क्वेश्चन 216 गुना, तो 216 का मतलब हुआ 6 का पावर 3, 6 का पावर 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी 1 है तो यहाँ पर 1 रखें, और ये वैल्यू है 4 का, यहाँ जो वैल्यू है उसको वैल्यू को यहाँ n की जगह पर रखिए, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, तो कितना वर्ष लगेगा 12 वर्ष लगेगा। या तो जो आपको समझ में आता हो, अगर ये समझ में आ रहा है तो आप इसको अपनाइए, और ये समझ में आ रहा है तो आप इसको भी अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है ए तथा बी क्रमशः 28,000, 42,000 के निवेश के साथ
एक कारोबार शुरू करते हैं। ए 8 महीने के लिए निवेश करता है तथा बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 रुपया है तो बी का हिस्सा कितना है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत आसान है, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, पहले इस वैल्यू को काटिए, 3 जीरो इसमें शामिल है, 3 जीरो तो यहां से काट दीजिए, 3 जीरो यहां से काट दीजिए। उसके बाद में फिर किससे कट रहा है ये 7 से कट रहा है, तो 7 चौका 28 या डायरेक्ट काट दीजिए इसे, 7 दूना से काटिए, सॉरी 7 दूना बोल रहे हैं, 14 दूना 28 और 14 तिया 42, यानी जो इनका धन है, कैपिटल है, उसका अनुपात आ गया A अनुपात B बराबर 2:3 के अनुपात में इनकी पूंजी लगी हुई है। ये 8 महीने के लिए निवेश करता है, ये 8 महीने के लिए है, और इसका 1 वर्ष का मतलब हुआ 12 महीना। अगर 1 वर्ष यहां लिखते हैं तो इस 8 महीना को भी हमको क्या करना होगा, वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो कॉमन है उसको कैंसिल कीजिए, यहां पर 4 से कटेगा तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी कि जो इनका जो पूंजी है, जो लाभ है, जो लाभ प्राप्त हुआ है, कुल लाभ, वो किस अनुपात में बटेगा, 4:9 के अनुपात में बटेगा। तो 4 और 9 कितना होता है, 13, अनुपात 13 बराबर कितना दिया हुआ है, 21,125। डायरेक्ट ही निकाल देते हैं हम, तो बी का वैल्यू हमको निकालना है। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 21,125 भाग कितना 13 गुना कितना 9 करना पड़ेगा हम लोग। तो इसको काट के देख लेते हैं कितना बार में कटता है। ये कट जाएगा, यह भाग दे देते हैं, 13 एकम 13, तो बचा कितना 7 और 1 8 81, बच्चे 65, 13 छक 78, तो कितना आ जाएगा 3, उसके बाद में 2, 13 दूना 26, तो बचा कितना 4 और 2 6, फिर हो जाएगा 13 पच्चे 65, यानी कि ये वैल्यू जो है इससे कितना बार में कट रहा है, 1625 बार में कट गया। तो अब इसको 9 से गुना करा दीजिए, इस वैल्यू को हटाते हैं। चलिए इसको गुना करा दीजिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करा देंगे। 9 पच्चे 45 का 5, देखिए कहीं से, हाँ सब में 5 है, कोई बात नहीं। 9 दूना 18 और 4 कितना हो जाएगा, 18 4 22, तो 22 का 2, तो हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा 2। 9 छक 54 और 2 कितना होता है 56, देखिए 625 है कहीं पे, हाँ 2 जगह अभी भी आ गया, तो फिर आगे बढ़ेंगे। और 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, यानी कि बी का जो उसमें हिस्सा हम लोग को प्राप्त हो रहा है वो है 14,625 रुपया। ध्यान दीजिएगा, हमको इस बार इकाई पर ध्यान देने के बावजूद भी पूरी कैलकुलेशन को करनी पड़ी। क्यों, क्योंकि 5 है, फिर 2 है, फिर 6 मिला, और इसी तरह करते हुए यहां तक भी मैच कर गया 2 ऑप्शन में, इसलिए हमको आगे कैलकुलेशन करना पड़ा। अगर ये मैच नहीं करता, कहीं पे 25 पर ही मिल जाता हमको, जैसे 2 में है, एक ही में रहता, तो हम आंसर टिक करते आगे निकल जाते। चलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर होगा 19। क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है एक दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात 36% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप फार्मूला कह सकते हैं, लेकिन यह होता वास्तव में है विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, एसपी बराबर एसपी, सेलिंग प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। क्योंकि अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो राशि हमें प्राप्त होती है वो हमेशा हमारी विक्रय मूल्य होती है, और क्रय मूल्य पर लाभ या हानि के बाद जो राशि प्राप्त होती है वो भी हमारी हमेशा विक्रय मूल्य होती है। इसलिए दोनों कंडीशन में इक्वल हो जाएगा, यानी कि एमपी मार्केट प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सीपी गुने 100 प्लस प्रॉफिट एंड या लॉस भी होता है। ध्यान दीजिएगा। तो
एमपी तो हमको ज्ञात करना है। और ध्यान दीजिएगा 100 में से डिस्काउंट कितना का है 20%, तो बचा कितना 80 इक्वल टू सीपी हमेशा 100% होता है और इसमें लाभ जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 136। अब ध्यान दीजिएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया यहां पर और 8 से ये वैल्यू कट रहा है। 8 एकम 8 और 8 सते 56, यानी एमपी का वैल्यू कितना गया 170। अब ध्यान दीजिएगा सीपी हमने कितना माना है यहां पर, यहां 100, तो कितना इससे ज्यादा है एमपी बराबर 70%। कितना ज्यादा है 70%, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 cm है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा मान लीजिए ये हमारे पास एक वर्ग है और इसका एक विकर्ण दिया हुआ हमारे पास कितना 14 cm दिया हुआ है। हम जानते हैं भुजा के साथ इसका क्या संबंध होता है, यह होता है √2a बराबर डायगोनल होता है। तो अगर इस वैल्यू को हम यहां रखते हैं तो a बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 14 और भाग √2। जब इससे यह कैंसिल होगा तो हमें प्राप्त होगा 7 गुना √2 या 2 गुने √7, एक ही बात है। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया, क्षेत्रफल पूछा गया है। हम जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है, तो क्या लिखेंगे √2 गुना 7 और गुना √2 गुना 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास। देखिए ये तो दोनों गुना किए तो कितना बन गया 49, और देखिए √2 में √2 से गुना होगा तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा 2 और 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 98 cm स्क्वायर। अब जिस ऑप्शन में 98 cm स्क्वायर दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है सुमित, रवि तथा पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000, 81,000 तथा 90,000 रुपया निवेश करते हैं। यह पार्टनरशिप के नाम से एक चैप्टर होता है। मान सकते हैं कि यह रेशियो का ही एक भाग है, वहीं से यह प्रश्न है और मैं चाहूंगा कि पहले इस प्रश्न को आप खुद से जरूर बनाइए। निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में कुल लाभ 4,800 रुपया होता है। कुल लाभ का 30% चैरिटी में यानी कि दान कर देते हैं में दिया जाता है तथा शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। सुमित का हिस्सा कितना होगा। ध्यान दीजिएगा जो कॉमन है पहले ही गायब कर दीजिए, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। 3 0 यहां से कैंसिल हो रहा है, 3 0 यहां से कैंसिल हो रहा है और 3 0 यहां से कैंसिल हो गया। फिर हमको दिख रहा है सब में 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन है तो यहां बचेगा 10, 9 कॉमन है तो यहां पर बचेगा 5 और 9 कॉमन है तो यहां पर बचेगा 9। यानी कि ध्यान से देखिएगा ये रहा सुमित और उसके बाद में ये रहा रवि और ये रहा हमारे पास पुनीत। तो सुमित कितना है 5, 1 साल के लिए यूज किया है, सभी में 1 साल है तो 1 साल से गुना भी करेंगे ना तो कोई इक्वेशन पर फर्क हमारा पड़ने वाला नहीं है। और 9 फिर 1 साल और उसके बाद में कौन है 10 गुना कितना 1 साल। तो जो लाभ जो प्रॉफिट का जो अनुपात होगा ये वही का वही रह जाएगा, 5:9:10 ही रहेगा। अब समझिएगा टोटल जो लाभ हुआ है 4,800 रुपया। तो पहले पूछा किसका गया, लास्ट में सुमित का हिस्सा हम लोग को चाहिए, ये इसका हिस्सा चाहिए। तो पहले जोड़िए इसको, कितना बन रहा है 24, यानी कि सुमित का हिस्सा बराबर हम डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिएगा पहले देखिए 4800 रुपया टोटल लाभ हुआ है तो 30% तो क्या कर दिया गया चैरिटी में दे दिया गया, चैरिटी में 30% दे दिया गया तो बचा कितना 70%। तो 70% इसमें 70/100 से आप गुना करा दीजिए। उसके बाद
ये कुल से टोटल जोड़ने पर कितना आ रहा है 24। तो क्या करेंगे, भाग कराएंगे फिर से 24 से, और जिसका हिस्सा निकालना है अब इसमें से उसके वैल्यू से गुना करा दीजिए। तो सुमित का निकालना है तो सुमित के वैल्यू से गुना करा दीजिए। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, और 24 दूना कट रहा है, अब 5 दूना 10, यानी कि उसका हिस्सा कितना रहा है 700 रुपया। और जिस ऑप्शन में सुमित का हिस्सा 700 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हम देख रहे हैं कि ग्राफ दिया हुआ है। पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों Y1, Y2, Y3, Y4 तथा Y5 के लिए एक देश के लिए निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात दर्शाता है। देखिए यहां दिया हुआ भी है आयात बट्टा निर्यात। Y1 ये Y1 का वैल्यू है, यहां पे ये दशमलव है, ठीक से देख लीजिएगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम यहां पर इंडिकेट कर देते हैं। चलिए ये Y2 का वैल्यू है, ये Y3 का वैल्यू है, ये Y4 का वैल्यू है और ये Y5 का वैल्यू है। तो कह रहा है यदि वर्ष Y5 के लिए आयात 76,000 करोड़ रुपया है तो Y5 के लिए निर्यात करोड़ में क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। Y5 वैल्यू दिया हुआ है Y5 का, यानी कि आयात बट्टा निर्यात बराबर, ध्यान दीजिएगा 0.95 दिया हुआ है। तो इसको जब हम हटाएंगे तो बट्टा में हमारे पास क्या बचेगा 100 बचेगा। अब ध्यान से देखिएगा ये Y5 के लिए आयात हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 76,000 करोड़। तो अब बाकी जो कैलकुलेशन करने के बाद हमें निकलेगा, क्या निकल जाएगा निर्यात निकल जाएगा, यानी ये आ रहा है 95 और भाग कितना 100। ध्यान दीजिएगा अगर इसको हम काट दें 5 से तो ये बनता है हमारे पास 19 और ये बनता है हमारे पास 20, और 19 चौका ये कट रहा है, 19 चौका 76, और ये ध्यान दीजिएगा 4 दूना 8, यानी कि निर्यात बराबर 80,000 करोड़ आएगा। और जिस ऑप्शन में 80,000 करोड़ दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, और यह भी उसी प्रकार का क्वेश्चन लग रहा है। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कह रहा है नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों Y1, Y2, Y3, Y4 तथा Y5 के लिए एक देश के लिए निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात दर्शाता है। ठीक है, तो यहां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सभी को जांचना पड़ेगा। नहीं, चलिए देखते हैं। दिए गए 5 वर्षों के लिए वर्ष 3 के लिए आयात अधिकतम है। ऐसा तो कुछ डाटा नहीं है हमारे पास कि कैसे हम पता करें कि क्या कौन अधिकतम है। दिए गए 5 वर्षों के लिए वर्ष Y1 के लिए आयात न्यूनतम है, आयात न्यूनतम है। फिर है वर्ष Y3 के लिए निर्यात वर्ष Y2 के लिए निर्यात से अधिक है। ऐसा इसमें नहीं कहा गया और नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा आंकड़े पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उस बात को, उस कथन को सत्य करने के लिए आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि नीचे दिया गया आंकड़ा उन व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है
और ये दिया हुआ है बचत और व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ है। उसके बाद में कह रहा है दिए गए आंकड़ों का माध्यिका क्या है। माध्यिका निकालने के लिए दिए गए आंकड़ों को अवरोही क्रम या आरोही क्रम में सजाने के बाद जो बीच का वैल्यू बचता है, विषम में है अगर संख्या तो बीच में जो बचता है वो हमारा माध्यिका हो जाता है। और नहीं तो अगर उसका पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, यानी सम संख्या में है, इवन में है, तो क्या होता है जो बीच में दो वैल्यू बच रहा है ना, उनको दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। जो हमारा बीच का हुआ वहां पर जो औसत प्राप्त होगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको भी बनाने के लिए 2 तरीके हैं हमारे पास। अब देखिए व्यक्तियों की संख्या कितना है और इस वैल्यू को सजा दीजिए। तो एक पहला तरीका हमारे पास ये बन रहा है कि एक व्यक्ति 5 रुपया बचाता है तो आप यहां पर 5 लिख दीजिए। उसके बाद 15 रुपया 3 व्यक्ति बचा रहे हैं तो 15 फिर से लिख दीजिए 15। उसके बाद 4 व्यक्ति है जो 20 रुपया बचाते हैं, 20 और फिर लिख दीजिए 20। उसके बाद 25 बचाने वाले कितने लोग हैं? 25 2 लोग हैं बचाने वाले। फिर 30 बचाने वाले कितने लोग हैं? तो 1 व्यक्ति है। फिर 35 बचाने वाले कितने लोग हैं? 1 लोग हैं। और 40 बचाने वाले कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। अब ध्यान दीजिएगा, गिनती कीजिए इसका कितना हो रहा है, या वहां से भी गिनती कर सकते हैं। 4 3 7, 7 4 11, 11 2 13 और 1 14। यानी कि देखिए 14 मतलब 6 इधर से छाड़ दीजिए, 6 इधर से छाड़ दीजिए, तो 3 4 5 और 1 कहाँ आ गया? 6। यहां पे छट रहा है 2 2 4 और 2 6 इधर छट गया। ध्यान से देखिएगा, ये बीच में जो हमारे पास वैल्यू आ गया, ये सम संख्या में इन दोनों वैल्यू को जोड़कर और हम क्या करेंगे, इसको 2 से भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा 40 और भाग देंगे तो कितना आ गया? 20। यानी अगर इसकी माध्यिका जो पूछी जा रही है, जिस ऑप्शन में 20 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये भी है कि इसका संचयी बारंबारता आप ज्ञात कर लीजिए। यहीं पे देखिए कैसे निकाला जाता है। तो यह रहेगा 1 का 1 हो जाएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और फिर 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो गया। अब ये जो वैल्यू सम संख्या में हमें प्राप्त हुआ, इसको हम लोग क्या करते हैं, जब सम संख्या में ये प्राप्त होता है तो दिए गए वैल्यू को भाग देते हैं 2 से या +1 करते हैं। जो वो n का मान प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। यानी कि 8वां पद जो हमारे पास आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहां से भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8वां, तो ये हमारा आंसर हो गया। और यहां से भी अगर यहां से देखें तो 8 के सामने जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास, 8 के सामने जो वैल्यू आ रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात 20 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। और यहां भी एक बात गौर करने वाली है कि इसको भी क्या किया गया है? क्रम में ही सजाया गया है, और ये बढ़ते क्रम में सजाया गया है। इसको अलग से सजाने की हमको जरूरत नहीं है। अर्थात यह सबसे बेहतरीन तरीका है कि कोई भी वैल्यू दिया गया ना, आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसको ठीक से सजा दीजिए। आरोही या अवरोही क्रम किसी एक में आप सजा सकते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी है, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न प्रकार की मिठाइयों S1, S2, S3, S4, S5, S6 तथा S7 में प्रयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। क्या बोला है? मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। मिठाई S3 का कुल वजन 450 kg है। मिठाई S3 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी है? यह बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। S3 किधर है? S3 हम लोग का है, ये रहा S3, ये रहा। तो ध्यान दीजिएगा 400
450 kg का 16% ज्ञात कर लीजिए। 16 बटा कितना हो जाएगा 100, तो 4 दूना 8 है, ये कितना हो जाएगा 9, और ये कट जाएगा हमारे पास 2, और ये कट रहा है कितना बार में 8 बार में, इसको गुना करा दीजिए, 8 चौका 72, यानी कि 450 केजी में कितना चीनी है 72 केजी है, और जिस ऑप्शन में 72 केजी दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।